हजारों स्टूडेंट एक जरूरी एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक बड़े स्टेडियम में इकट्ठा होते हैं। एक आदमी भीड़ के सामने खड़ा होता है और हांगशी क्लास की बहुत मुश्किल बातें बताता है। जैसे ही स्टूडेंट टेस्टिंग एरिया की तरफ बढ़ते हैं, चेंदू हॉलवे में आता है। आसपास के स्टूडेंट उसे देखते हैं और उसके 2 साल के एब्सेंस के बारे में फुसफुसाते हैं। 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप चेंदू का रास्ता रोकता है। लीडर चेंदू के कंधे पर हाथ रखता है और इतने समय बाद लौटने पर उसका मजाक उड़ाता है। चेंदू शांति से पीछे मुड़कर देखता है और स्टूडेंट से अपने एग्जाम पर फोकस करने को कहता है। फिर वह स्टूडेंट का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ लेता है। उसके दोस्त जल्दी से लड़ाई रोकने के लिए बीच में आते हैं ताकि वे डिसक्वालीफाई न हो। वे लीडर को खींचकर एरिया से चले जाते हैं। बाद में चेंदू रिटर्न एग्जाम शुरू करने के लिए एक बड़े कंप्यूटर रूम में अपनी डेस्क पर बैठ जाता है। बुली आने वाले टेस्ट के दौरान चेंदू को घायल करने का प्लान सोचता है। चेंदू उसे इग्नोर करता है और अपने मॉनिटर पर फोकस करता है। स्क्रीन पर अभी की दुनिया का छोटा सा इतिहास पूछा जाता है। चेंदू जवाब टाइप करना शुरू करता है। साल 2842 में एक एलियन सभ्यता ने धरती पर हमला किया। इंसानों ने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करके जवाबी हमला किया, जिससे 5 अरब लोग मारे गए। रेडिएशन से मरने के बजाय बचे हुए इंसान इवॉल्व होने लगे और अपनी फिजिकल लिमिट्स तोड़ने लगे। 27 अगस्त 2860 को सभी अडल्ट्स लेवल 2 पर पहुंच गए। इस घटना से हाई मार्शल कैलेंडर की शुरुआत हुई। वॉरियर्स मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए आग और बड़ी तलवारों का इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों ने नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाया। चेंदू दुनिया की पॉलिसीज के बारे में बाकी सवाल पूरे करता है। वह अपना माउस सबमिट एग्जाम बटन पर ले जाता है और टेस्ट का पहला हिस्सा पूरा करने के लिए उस पर क्लिक करता है। वह अपनी डेस्क पर बैठता है और अपनी 2 साल की गैरमौजूदगी को याद करता है। जब वह बताता है कि वह कोमा में नहीं था, तो उसके शरीर के चारों ओर नीली एनर्जी की लपटें दिखाई देती हैं। इसके बजाय वह एक अजीब डायमेंशन में जा रहा था जिसने उसे स्पिरिचुअल पावर और फोटोग्राफिक मेमोरी दी। वह खड़ा होता है और टेस्ट के मार्शल आर्ट्स वाले हिस्से की तैयारी के लिए एग्जाम हॉल से निकल जाता है। वह घर लौटता है और अपने पिता को नमस्ते करता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, उसकी बहन फर्श से उसका गिरा हुआ एग्जाम टिकट उठाती है और उसे ज्यादा सावधान रहने की चेतावनी देती है। बाद में परिवार डिनर टेबल पर एक साथ बैठता है। उसके पिता वाइटैलिटी पाउडर की एक छोटी बोतल उठाते हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने इसे चेंदू के हांगशी क्लास एग्जाम के लिए स्कोर बढ़ाने में मदद के लिए खरीदा था। चेंदू बोतल को देखता है और कहता है कि वह इसे इस्तेमाल किए बिना पास हो सकता है। उसके पिता चेंदू के कंधे पर हाथ रखते हैं और उससे कहते हैं कि खर्च की चिंता मत करो। वह कहते हैं कि परिवार हमेशा उसके मार्शल आर्टिस्ट बनने के सपने को पूरा करने के लिए पैसे कमाने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेगा। चेंदू अपने पिता पर गुस्सा करता है और चुपचाप मान जाता है। अपने कमरे में वह वाइटैलिटी पाउडर की बोतल को देखता है। वह सोचता है कि उसके पिता ने इस पर कितने पैसे खर्च किए हैं। वह जानता है कि अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उसे मार्शल आर्टिस्ट बनना होगा। वह अपने बिस्तर पर बैठता है और ध्यान करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही वह गहरी नींद में जाता है, उसके हाथों के बीच एक नीली लौ दिखाई देती है। वह बर्फ और बड़े नीले क्रिस्टल से बनी ठंडी दुनिया में जागता है। वह बर्फ में एक लंबी तलवार पकड़े खड़ा होता है। हर बार जब वह सोता है तो वह राक्षसों से लड़ने के लिए यहाँ आता है। वह इस जगह के नियम समझाता है। अगर मॉन्स्टर क्रिस्टल को नष्ट कर देते हैं तो वह अगले दिन कोमा में रहेगा। अगर वह लड़ते हुए मर जाता है तो वह ज्यादा एनर्जी के साथ जागेगा। क्रिस्टल को बचाने से उसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ती है और उसकी याददाश्त मजबूत होती है। हवा में एक नीली स्क्रीन दिखाई देती है। इसमें लिखा है कि मॉन्स्टर्स की अगली लहर 30 सेकंड में आएगी। रात की पहली जीत ही उसे इनाम देती है। जैसे ही और मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं, चेंदू अपनी तलवार पकड़ लेता है। वह तेजी से आगे बढ़ता है और एनर्जी की ऑरेंज धारियों से उन्हें काट देता है। चेंदू मलबे के बीच खड़ा है। उसका चेहरा चोटों और पसीने से ढका हुआ है। वह अपना स्टेटस पैनल खोलने के लिए आवाज लगाता है। एक सिस्टम स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें उसके मौजूदा स्टैट्स और प्रोग्रेस दिखाई देती है। उसकी लाइफ इंटेंसिटी लेवल 5.1 है और उसकी ताकत 1100 पाउंड है। एक वार्निंग मैसेज चमकता है जिसमें बताया जाता है कि मॉन्स्टर्स की 5वीं लहर आ रही है। चमकती आंखों वाला एक बड़ा लाल ड्रैगन दिखाई देता है और दहाड़ता है। वह अपने मुंह से आग का एक जोरदार धमाका करता है। चेंदू आग से बचने के लिए फटी हुई जमीन पर भागता है। फिर ड्रैगन एक बड़े नुकीले पंजे से हमला करता है। चेंदू हवा में उछलता है और हमले से बाल-बाल बचता है क्योंकि पंजा जमीन पर धंस जाता है। ड्रैगन अपनी पूंछ हिलाता है और हवा में ही चेंदू को मारता है। वह जमीन पर गिर जाता है और मिट्टी पर लुढ़कता है। चेंदू को एहसास होता है कि पिछली कई मौतों के बाद उसने आखिरकार राक्षस के हमले के तरीके सीख लिए हैं। वह ड्रैगन के सिर की ओर कूदता है और लाइट स्वॉर्ड स्टाइल ब्रीज अंडर द फॉरेस्ट नाम का एक खास मूव इस्तेमाल करता है। ड्रैगन दर्द से दहाड़ता है और पागलों जैसी हालत में चला जाता है। उसका शरीर नारंगी आग और चिंगारियों से चमकने लगता है। चेंदू उसका हाथ पकड़ता है और देखता है कि वह लापरवाह था, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आई है। राक्षस अपना मुंह खोलता है और फिर से दहाड़ता है। चेंदू अपनी तलवार लेकर आगे दौड़ता है। वह लाल ड्रैगन के सिर के ऊपर से कूद जाता है क्योंकि वह उसे काटने की कोशिश करता है। आग के धमाके से बचने के लिए वह तेजी से ड्रैगन के शरीर के नीचे खिसक जाता है। वह देखता है कि उसका छोटा साइज उसे फुर्तीला बनाता है। वह हवा में ऊंचा कूदता है और अपने शरीर को घुमाता है। वह अपनी तलवार को जोरदार सीधे वार में नीचे लाता है। रोशनी की एक चमकदार नीली किरण ब्लेड के पीछे आती है। तलवार ड्रैगन के सिर में गहरी चोट करती है जिससे खून बहने लगता है। ड्रैगन जोर से जमीन पर गिर जाता है जिससे धूल और मलबे का बादल बन जाता है। चेंदू मॉन्स्टर की पीठ पर गिरता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। मॉन्स्टर की 5 लहरों से बचाव करने के लिए उसे बधाई देने वाला एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। उसे मेंटल पावर का एक लेवल मिलता है और उसे वॉइड इमोर्टल विजुअलाइजेशन मेथड नाम की एक अनोखी टेक्निक मिलती है। चेंदू पसीने से भीगा हुआ और हैरान दिखता है क्योंकि उसे इनाम की कीमत का एहसास होता है। वह बताता है कि यह तरीका किसी व्यक्ति को अपनी मेंटल पावर को एक्टिव रूप से ट्रेन करने की इजाजत देता है। एक नई स्क्रीन पर एक वार्निंग चमकती है। इसमें लिखा है कि मॉन्स्टर की अगली लहर जल्द ही आएगी। चेंदू हवा का एक झोंका छोड़ता है और अपनी आंखें सिकोड़ लेता है। दूर परछाइयों से 30 मॉन्स्टर का एक बड़ा ग्रुप निकलता है। चेंदू देखता है कि उनका पावर लेवल उसके अपने से बहुत ज्यादा है।
वह मानता है कि वह अभी यह लेवल पास नहीं कर सकता। अपने बेडरूम में वापस आकर चंदू अपनी आंखें खोलता है और नींद से जाग जाता है। वह अपने बिस्तर पर ध्यान की मुद्रा में बैठता है। वह विजुअलाइजेशन मेथड के इनाम को देखने का फैसला करता है। उसके हाथों में एक चमकती हुई नीली किताब आती है। वह अचानक एक मेंटल स्पेस में पहुंच जाता है जहां वह एक चमकती हुई नीली सतह पर खड़ा होता है जो पानी की तरह लहराती है। उसके सामने एक काली चीज आती है। उस जीव की कई लाल आंखें हैं और लाल और काले बैकग्राउंड पर एक बड़ी दांतों वाली मुस्कान है। चेंदू उस बड़े जीव की तरफ देखता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि इस बड़े जीव को देखना ही वह ट्रायल है जो उसे अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए पूरा करना होगा। असली दुनिया में वापस आकर चेंदू अपने बिस्तर पर ध्यान की मुद्रा में बैठता है। जब वह विजुअलाइजेशन पर ध्यान देता है तो उसके शरीर के चारों ओर एक चमकदार नीली आभा फैल जाती है। उसकी बहन दरवाजा खोलती है और उसे बताती है कि खाने का समय हो गया है। वह देखती है कि उसका शरीर बहुत मस्कुलर हो गया है। वह पूछती है कि क्या वह हमेशा से इतना हैंडसम था। चेंदू मुस्कुराता है और उसके बालों को सहलाता है जबकि वह उसे रुकने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद चेंदू शीशे में अपनी परछाई देखता है। वह अपने शरीर में हो रहे बदलावों को देखता है और सोचता है कि क्या ये विजुअलाइजेशन तरीके की वजह से हो रहे हैं। वह अपना ट्रैक सूट पहनता है और अपना बैकपैक उठाता है। वह अपने पिता और बहन को बताता है कि वह एग्जाम के लिए जा रहा है। वह एग्जाम के अगले हिस्से के लिए ल्योंग सिटी के नंबर 1 हाई स्कूल जिम में पहुंचता है। वह बास्केटबॉल कोर्ट पर खड़ा होता है और अपनी मसल्स को फ्लेक्स करता है। उसे लगता है कि विजुअलाइजेशन तरीके की वजह से उसके शरीर में सुधार हुआ है। पहले वाले 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप फिर से उसके पास आता है। लीडर चेंदू का मजाक उड़ाता है कि वह 2 साल पहले क्लास रैंकिंग में सबसे नीचे था। चंदू जवाब देता है कि वह अभी भी उन लोगों से बेहतर है जो रिटन एग्जाम में फेल हो गए थे। एक स्टूडेंट बहुत गुस्सा हो जाता है और चंदू पर चिल्लाता है। चेंदू मुस्कुराता है और उनसे कहता है कि अगर वे ठीक से सुन नहीं सकते तो उन्हें एग्जाम नहीं देना चाहिए। लीडर दांत पीसता है और बेइज्जती पर गुस्से में दिखता है। चेंदू लीडर से कहता है कि इस कमेंट को पर्सनली न लें। एक और स्टूडेंट बीच में आता है और लीडर के कंधे पर हाथ रखता है। वह ग्रुप से कहता है कि बहस करना बंद करें और आने वाले असेसमेंट पर ध्यान दें। फन रुई चला जाता है और चेंदू को आखिरी धमकी देता है। चेंदू का दोस्त डरा हुआ दिखता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वह चंदू को चेतावनी देता है कि फन रुई खतरनाक है क्योंकि उसके अंकल स्टूडेंट्स के डीन हैं। वह बताता है कि डीन ने फैन रुई को एग्जाम के सवाल लीक कर दिए थे। चेंडू सीरियस होकर सुनता है और उसे एहसास होता है कि उसे सावधान रहना होगा। इंटरकॉम पर एक अनाउंसमेंट होती है कि मार्शल आर्ट्स असेसमेंट शुरू हो रहा है। टेस्ट को स्ट्रेंथ टेस्ट और कॉम्बैट ड्यूल में बांटा गया है। स्टूडेंट्स जिम में लाइन बनाते हैं। स्ट्रेंथ म्यूजिक टेस्ट के लिए स्टूडेंट्स को एक बड़ी पर्पल मशीन पर पंच मारना होता है। नियम कहते हैं कि हर ग्रुप में सबसे कम स्कोर वाला स्टूडेंट बाहर हो जाएगा। चेंडू अपने ऊपर तैरते हुए एक छोटे कैमरा ड्रोन को देखता है। वह अपना हाथ पीछे खींचता है और अपनी मुट्ठी भींच लेता है। फन रुई मुस्कुराता है और अपनी ताकत पर भरोसा दिखाता है। पहला ग्रुप असेसमेंट शुरू होता है। फंगुई लाल मोशन लाइंस के साथ एक जोरदार पंच मारता है। वह पर्पल टेस्टिंग मशीन पर जोर से मारता है। उसके दोस्त खुशी मनाते हैं और चिल्लाते हैं कि वह बहुत मजबूत है। वे देखते हैं कि उसकी ताकत 1400 जिन तक पहुंच गई है। फैन रुई का एक दोस्त घमंडी दिखता है और अंदाजा लगाता है कि इस राउंड में कोई बाहर हो जाएगा। मशीन पर एक बहुत बड़ा जोर लगता है जिससे एक चमकदार बैंगनी चमक और एक बड़ा असर होता है। जिनके सभी स्टूडेंट देखने के लिए रुक जाते हैं। फैन रुई कंफ्यूज दिखता है और उसे पसीना आने लगता है। वह देखता है कि चेनू ने सिर्फ 5.1 की लाइफ इंटेंसिटी होने के बावजूद 1500 जिन का फोर्स पैदा किया। दूसरे स्टूडेंट हैरानी से फुसफुसाते हैं और सोचते हैं कि पिछले साल चेंदू को टॉप 50 में क्यों नहीं रखा गया था। चेंदू का दोस्त जोश में चिल्लाता है और खुशी मनाता है। एक प्रॉक्टर अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर खड़ा है। चेंदू के हाई स्ट्रेंथ स्कोर के बारे में सोचते हुए वह एक असिस्टेंट से चेंदू की स्टूडेंट फाइल मांगता है। प्रॉक्टर ने पढ़ा कि चेंदू 2 साल तक स्कूल से दूर रहने के बावजूद मार्शल स्किल्स में ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है। वह चेनू की असली ताकत देखने के लिए मुकाबला देखने का फैसला करता है। दोपहर में स्टूडेंट्स एक बड़े चौकोर कॉम्बैट स्टेज के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। प्रॉक्टर रिंग के बीच में कागज का एक टुकड़ा पकड़े खड़ा होता है। वह अगले मुकाबले के लिए नाम पुकारता है। वह घोषणा करता है कि चेंदू फैन रुई के खिलाफ लड़ेगा। ट्रैक सूट पहने दूसरे स्टूडेंट्स आने वाली लड़ाई देखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। फैन रुई चेनू से कहता है कि असली लड़ाई जीतने के लिए कच्ची ताकत काफी नहीं है। चेंदू हाथ बढ़ाता है और इराक से एक प्रैक्टिस तलवार लेता है। वह फंग रुई को देखता है और मुस्कुराता है। फैन रुई अपनी लाठी को बहुत तेजी से घुमाता है जिससे हवा में नारंगी एनर्जी के निशान बनते हैं। चेंदू अपनी प्रैक्टिस तलवार पकड़ता है और भारी वार को रोकता है। फिर वह स्वीप से बचने के लिए हवा में ऊंची छलांग लगाता है। वह तेजी से नीचे उतरता है और फैंगुई के चेहरे पर एक जोरदार किक मारता है। फैंगुई का सिर पीछे की ओर झटका लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है। वह फर्श पर झुक जाता है। वह चिल्लाता है कि वह कुलीन हांगशी वर्ग में प्रवेश करने वाला व्यक्ति होगा। वह आगे बढ़ता है और अपनी पूरी ताकत से अपने कर्मचारियों को घुमाता है। मंच पर नारंगी ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट होता है। चेंदू प्रकाश के केंद्र में खड़ा है। अचानक चेंदू अविश्वसनीय गति से चलता है। वह तलवार की चमकदार नीली रोशनी से नारंगी ऊर्जा को काटता है। फेंग रुई चेंदू पर चिल्लाता है और अपने कर्मचारियों को बहुत ताकत से नीचे पटक देता है। प्रभाव से जमीन टूट जाती है और पत्थर हवा में उछल जाते हैं। चंदू हमले को देखता है और सोचता है कि लोगों से लड़ना राक्षसों से लड़ने में अलग है। नारंगी ऊर्जा से घिरे होने के बावजूद फेंग रुई अपने कर्मचारियों को फिर से घुमाता है। चेंदू तेजी से चलता है और अपनी चमकती तलवार से वापस हमला करता है। नीले और नारंगी प्रकाश का एक बड़ा विस्फोट मंच को ढक लेता है। फेंग रुई अपनी कमर से छिपा हुआ खंजर निकालने के लिए अपनी पीठ के पीछे हाथ डालता है। चेंदू फेंग रुई पर तेजी से कई वार करता है। आखिर में वह फेंग रुई के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है। वार की ताकत से फेंग रुई स्टेज पर उछलकर गिर जाता है। उसके दोस्त का भाई जीत पर खुशी से चिल्लाता है। दूसरे स्टूडेंट्स हैरानी से फुसफुसाते हैं और सवाल करते हैं कि चंदू इतना ताकतवर कैसे हो गया।
टीचर मेडिकल टीम को बुलाता है और दो स्टाफ मेंबर फन रुई को स्ट्रेचर पर ले जाते हैं। फिर टीचर चेंदू को बुलाते हैं। वह टीचर को झुकता है और लड़ाई के दौरान ज्यादा जोर लगाने के लिए माफी मांगता है। टीचर चेंदू के कंधे पर हाथ रखते हैं और उसे बताते हैं कि लड़ाई में चोटें लगना आम बात है। वह चंदू को सलाह देते हैं कि अपनी कड़ी मेहनत के बाद घर जाकर स्ट्रेचिंग करे। प्रॉक्टर एक एआई असिस्टेंट को प्रिंसिपल को बुलाने के लिए कहता है। चेंदू एक शांत हॉलवे से गुजरता है। उसे एहसास होता है कि उसका परिवार कुछ देर के लिए घर पर नहीं होगा। वह एक बड़ी सफेद मशीन के पास जाता है जिसे वर्चुअल कॉम्बैट कैप्सूल कहते हैं। वह बताता है कि स्कूल सभी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए ये देता है। अंदर म्यूजिक एक यूजर अपने जैसे लेवल के वर्चुअल अपोनेंट्स से लड़ सकता है। वह बताता है कि उसकी रैंक अभी ब्रॉन्ज है। उसने वर्चुअल कॉम्बैट के बजाय क्रिस्टल स्पेस में मॉन्स्टर्स से लड़ने पर ज्यादा ध्यान दिया है। वह फैंग रुई और उससे होने वाली पोटेंशियल परेशानी के बारे में सोचता है। वह खुले कैप्सूल को देखता है और ब्लू स्टार यूथ लिस्ट के बारे में बताता है। यह सबसे मजबूत यंग मार्शल आर्टिस्ट्स की ग्लोबल रैंकिंग है। चेंदू कुर्सी पर बैठ जाता है और ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता है। उसे लगता है कि ऊंची रैंक उसे अपनी ताकत से होंशी क्लास में एंटर करने में मदद करेगी। चेंदू वर्चुअल कॉम्बैट स्पेस में एंटर करता है। उसने नीली हुडी पहनी है और उसके अवतार के तौर पर उसके सिर पर पिग हेड मास्क है। वह वार्म अप मैच शुरू करने के लिए डिजिटल कीबोर्ड का इस्तेमाल करता है। वह एक सफेद कमरे में अकेला खड़ा है। उसके हाथ में एक बड़ी तलवार है और वह अपने अपोनेंट को ढूंढता है। ऊपर से पर्पल बालों वाली एक लड़की नीचे आती है। वह उसे पीछे से एक छोटी ब्लेड से मारने की कोशिश करती है। चेंदू जल्दी से मुड़ता है और अपनी तलवार से उसके अटैक को रोकता है। लड़की मुस्कुराती है और कहती है कि उसकी रिएक्शन स्पीड अच्छी है। वह उसे बताती है कि असली कॉम्बैट में लोग हेलो कहने का इंतजार नहीं करते। वह अपनी तलवार पकड़ लेता है और कहता है कि वह उसे फिर से पीछे से हमला नहीं करने देगा। दोनों तेज गति से लड़ने लगते हैं। चेंदू अपनी तलवार घुमाता है और प्रकाश के बड़े नीले चाप बनाता है। लड़की सुरक्षित रहने के लिए उसके हमलों को पलट देती है। चेंदू एक शक्तिशाली प्रहार के लिए आगे बढ़ता है। वह पेल ड्रैगन पॉइंट थ्रस्ट नामक एक चाल का उपयोग करता है और एक चमकदार नीली रोशनी के साथ लड़की की ओर बढ़ता है। लड़की उससे उस चाल के बारे में पूछती है जो उसने अभी अभी उपयोग की थी। वह समझाती है कि मार्शल आर्ट की चालें विशिष्ट रूपों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। चेन को पता चलता है कि वह सही है और अपनी तकनीक के बारे में सोचना शुरू कर देता है। वह अपनी तलवार घुमाता है और ब्लेड के साथ एक बैंगनी प्रकाश का निशान बनता है। वह आश्चर्य करता है कि लड़की उसके कौशल स्तर को कैसे पहचान सकती है। लड़की चेनू से विचलित न होने के लिए कहती है। वह अत्यधिक गति से चलती है और उसके सिर के ऊपर से छलांग लगाती है। लड़की हवा में उछलती है और अपनी छोटी ब्लेड पकड़ लेती है। वह ऊपर से चंदू पर जोरदार वार करती है। चंदू हैरान रह जाता है और उसके अचानक हुए हमले पर रिएक्ट करने में मुश्किल महसूस करता है। स्क्रीन पर दिखता है कि चंदू मैच हार गया है और उसके 10 विक्ट्री पॉइंट्स हैं। वह वर्चुअल स्पेस में खड़ा होकर कीबोर्ड देखता है। वह बहती हुई लाइट स्वॉर्ड आर्ट के 4 रूपों के बारे में सोचता है। उसे एहसास होता है कि ये मूव्स एक हत्यारे के स्टाइल जैसे हैं। वह इस नई स्ट्रैटेजी को एक असली कॉम्बैट मैच में टेस्ट करने का फैसला करता है। अरीना में एक नया अपोनेंट आता है। वह एक बहुत बड़ा मस्कुलर आदमी है जो एक लंबी चेन पर लोहे की भारी बॉल पकड़े हुए है। चंदू परेशान दिखता है और नोटिस करता है कि अपोनेंट के पास हथियार का फायदा है। वह अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है। रोशनी की एक चमकदार नीली लाइन उसके शरीर का पीछा करती है। वह जमीन को जेल की तरह पेंट करने वाली एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। चेंदू कूदता है और एक और मूव का इस्तेमाल करता है जिसे गोल्डन प्रून्स रिंगिंग टू हेवन कहते हैं। बड़ा आदमी गुस्से में दिखता है और चेंदू पर चिल्लाता है। वह अपना हथियार चलाने के लिए दोनों हाथों से भारी चेन खींचता है। लोहे की बड़ी बॉल सीधे चंदू की तरफ गिरती है। चेंदू अपने पिग मास्क के पीछे से अपने अपोनेंट को देखता है। वह जंगल में ब्रीज नाम का एक मूव एक्टिवेट करता है। जैसे ही लोहे का बड़ा गोला फर्श पर गिरता है, नीली एनर्जी का एक जबरदस्त धमाका होता है। चेंदू अचानक बड़े आदमी के पीछे दिखाई देता है। वह आदमी डरे हुए चेहरे से अपने कंधे के ऊपर से देखता है। वह पूछता है कि चेंदू इतनी तेजी से कैसे चला। चेंदू अपनी तलवार उठाता है और हल्के ड्रैगन पॉइंट थ्रस्ट का इस्तेमाल करता है। स्क्रीन पर अनाउंस होता है कि टीएस के बेयर ने मैच जीत लिया है। चेनू को 10 विक्ट्री पॉइंट मिलते हैं। वह सफेद कमरे में अकेला खड़ा होता है और अपनी प्रैक्टिस वाली तलवार को देखता है। वह उस मूव के बारे में सोचता है जो उसने अभी अभी किया था और तलवार चलाने के तरीके पर सवाल उठाता है। वह लड़ाई के तरीके के बारे में सोचता है। उसे एहसास होता है कि तलवार का इस्तेमाल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ करना चाहिए और वह इसे एक अनडिफाइंड हथियार कहता है। उसके सामने कई नीली सिस्टम स्क्रीन दिखाई देती हैं। वे उसकी बहती हुई लाइट तलवार की आर्ट को 89% से 90% तक बेहतर होते हुए दिखाती हैं। चेंदू अपनी समझ को और गहरा करने के लिए सिस्टम से बार-बार और मैच मांगता है। वह लंबे समय तक लड़ता और ट्रेनिंग करता रहता है। वर्चुअल कैप्सूल भाप की फुफकार के साथ खुलता है। चेंदू पसीने से लथपथ कुर्सी पर बैठा है। वह थका हुआ लग रहा है और कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है। अचानक संगीत उसकी कलाई पर लगा डिवाइस बीप करता है। ब्लूएस्ट स्टार युवा सूची के शीर्ष 10,000 में प्रवेश करने के लिए उसे बधाई देते हुए एक नीला सिस्टम संदेश प्रकट होता है। चेंदू अधिसूचना पढ़ते हुए हैरान दिखता है। वह सिस्टम से अपनी रैंकिंग का विवरण बढ़ाने के लिए कहता है। वह वैश्विक सूची में 6219वें और अपने बायोस्फीयर में 654वें स्थान पर है। अंत में सूची से पता चलता है कि अब वह लियांग सिटी में पहले स्थान पर है। चेंदू अपनी रैंक के बारे में सोचकर मुस्कुराता है और खुश दिखता है। वह कहता है कि होंगजी कक्षा में उसका स्थान अब सुरक्षित है। वह अपना बैकपैक लेकर लियांग सिटी के नंबर 1 हाई स्कूल के परिसर की ओर चलता है। छात्रों के डीन फन लियू और फन रुई के चाचा उसे रोकते हैं। वह पूछता है कि चेंदू ने क्या पहना है। चेंदू उसे नीचे देखता है और कहता है कि उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है।
बैकग्राउंड में दूसरे स्टूडेंट्स डीन पर हंसने लगते हैं। डीन मुड़कर उन्हें चुप रहने के लिए चिल्लाता है। आस पास के स्टूडेंट्स फुसफुसाते हैं कि डीन बदला लेना चाहता है क्योंकि फैंग रुई अभी भी हॉस्पिटल में है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि चंदू ने अपना मैच सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि उसने बैन ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। चेंदू पक्के रास्ते पर खड़ा रहता है जबकि डीन उससे भिड़ता रहता है। डीन चेंदू पर लकड़ी की छड़ी घुमाता है। चेंदू वार से बचने के लिए पीछे झुक जाता है। डीन बहुत गुस्से में दिखता है और स्कूल के नियमों के बारे में चिल्लाता है। चेंदू डीन से पूछता है कि वह कौन सा नियम तोड़ रहा है। डीन और गुस्सा हो जाता है और फिर से छड़ी घुमाता है। चेंदू हाथ बढ़ाकर छड़ी अपने हाथ में पकड़ लेता है। डीन चिल्लाता है कि वह चंदू की रिपोर्ट प्रिंसिपल से करवाकर उसे स्कूल से निकलवा देगा। अचानक एक आवाज आती है कि उन्हें कौन ढूंढ रहा है। प्रिंसिपल लियू और मेयर वोंग अनवान ग्रुप की ओर बढ़ते हैं। डीन जल्दी से चंदू की ओर उंगली उठाता है और प्रिंसिपल से शिकायत करने की कोशिश करता है। प्रिंसिपल और मेयर डीन की शिकायतों को नजरअंदाज करते हैं। वे सीधे चंदू के पास जाते हैं। मेयर अपना हाथ चंदू के कंधे पर रखते हैं और हंसते हैं। वह बताते हैं कि चंदू अब लियांग सिटी यूथ लिस्ट में नंबर 1 पर है। वह यह भी बताते हैं कि चंदू ग्लोबल ब्लू स्टार यूथ लिस्ट में टॉप 10,000 में आ गया है। डीन और आसपास के स्टूडेंट्स मुंह खोले देखते हैं। वे इस खबर से हैरान और डरे हुए लगते हैं। डीन गिरकर जमीन पर बैठ जाता है। प्रिंसिपल चंदू को मीटिंग रूम में उनके पीछे चलने को कहते हैं। चंदू प्रिंसिपल और मेयर के पीछे चलता है। प्रिंसिपल बताते हैं कि चंदू को तुरंत होंगजी क्लास में ट्रांसफर किया जा रहा है। मीटिंग रूम के अंदर 2 और स्टूडेंट्स का परिचय कराया जाता है। मोरेट होंगजी क्लास का टॉप स्टूडेंट है और लुबोलियांग सिटी में दूसरे नंबर का स्टूडेंट है। तीनों स्टूडेंट्स चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। वे स्कूल के अधिकारियों के साथ एक लंबी मेज पर बैठते हैं। प्रिंसिपल समूह से बात करते हैं। वह बताते हैं कि 100 शहरों के शीर्ष 3 छात्र एक प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम को 3 दिवसीय 100 शहरों का आधिपत्य टूर्नामेंट कहा जाता है। यह हाई सिटी नंबर 1 हाई स्कूल में आयोजित किया जाएगा। प्रिंसिपल बताते हैं कि एक स्तर 15 मार्शल कलाकार टीम का नेतृत्व करेगा। प्रिंसिपल शीर्ष 10 फिनिशरों के लिए पुरस्कारों का विवरण देते हैं जिसमें बोनस अंक और नकद पुरस्कार शामिल हैं। चेंदू एक स्थिर भाव से सुनता है। प्रिंसिपल 3 छात्रों से पूछता है कि क्या वे भाग लेने के लिए तैयार हैं। मोरेट हाथ उठाता है और पूछता है कि प्रतियोगिता आभासी लड़ाकू कैप्सूल का उपयोग क्यों नहीं करती है। महापौर बताते हैं कि जिले के नेता असली मुकाबला पसंद करते हैं। वह नोट करते हैं कि छात्र निष्पक्षता के लिए अपनी जीवन तीव्रता को संतुलित करने के लिए विशेष सूट पहनेंगे। चेंदू नीचे देखता है और अपनी वर्तमान ताकत की गणना करता है। वह निर्धारित करता है कि उसके शीर्ष 3 में पहुंचने की उच्च संभावना है। मेयर मुस्कुराते हैं और उनकी हिम्मत की तारीफ करते हुए हाथों से इशारा करते हैं। वह उनसे कहते हैं कि उन्हें जाने के समय के बारे में बाद में बताया जाएगा। चेंदू मीटिंग रूम से बाहर निकलता है और दरवाजा बंद कर लेता है। वह अपने परिवार और उन्हें बेहतर जिंदगी देने की अपनी इच्छा के बारे में सोचता है। वह अपना हाथ भींच लेता है और 100 शहरों की लड़ाई में टॉप 3 में आने का संकल्प लेता है। चेंदू होंगजी क्लासरूम में जाता है और देखता है कि डेस्क पर स्टूडेंट के नाम नहीं है। वह एक सीट चुनता है और बैठ जाता है। ओंगहू नाम का एक बड़ा स्टूडेंट आता है और चेंदू की डेस्क पर हाथ मार देता है। ओंगहू के चेहरे पर घमंड है और वह चंदू को जाने के लिए कहता है। चेंदू मन ही मन सोचता है कि वह स्टूडेंट उसे कैसे बुली करने की कोशिश कर रहा है। अचानक मोरेट उनके पीछे आता है और उनके दोनों कंधों पर हाथ रखता है। मोरेट ओंगहू को बताता है कि चेंदू नया है और उसे अभी नियम नहीं पता है। चेंदू हैरान दिखता है और उसे पसीना आने लगता है। यह महसूस करते हुए कि मोरेट चुपचाप चला गया और उसका पावर लेवल बहुत ज्यादा है, पैंगहू मोरेट को देखता है, बड़बड़ाता है और चंदू को अभी के लिए अकेला छोड़ने का फैसला करता है। मोरेट चंदू को होंगजी क्लास के नियम समझाता है। वह डेस्क की ओर इशारा करता है जहां कई कुर्सियां उल्टी रखी हैं। वह समझाता है कि मंथली सीट रैंकिंग में सबसे नीचे के 10 स्टूडेंट्स को अगले महीने क्लास के दौरान खड़ा रहना होगा। मोरेट मुस्कुराता है और चेंदू से कहता है कि उसे अब सीट के लिए दूसरे स्टूडेंट को चैलेंज करना होगा। चेंदू पीछे मुड़कर पूछता है कि क्या ऊंची रैंक होने के कोई और फायदे हैं। मोरेट नंबर 1 वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। वह समझाता है कि ऊंची सीट रैंकिंग से महीने के लिए ज्यादा रिसोर्स सब्सिडी मिलती है। चेंदू उत्सुक दिखता है और अपनी आंखें सिकोड़ लेता है। वह अपना दाहिना हाथ अपनी बाईं हथेली में भींच लेता है। वह मन ही मन सोचता है कि चूंकि इसमें रिसोर्स शामिल हैं, इसलिए उसे सबसे ऊंची रैंकिंग हासिल करनी चाहिए। चेंदू कॉम्बैट रूम में खड़ा होता है और अपना बायां हाथ उठाता है जबकि अपने दाहिने हाथ में तलवार पकड़े रहता है। वह जोर से अनाउंस करता है कि वह क्लास में 10वीं रैंक वाले स्टूडेंट को चैलेंज करना चाहता है। बैकग्राउंड में स्टूडेंट्स का एक ग्रुप हैरान चेहरों के साथ देख रहा है। वे एक दूसरे से फुसफुसाते हैं कि कैसे एक नया स्टूडेंट तुरंत टॉप 10 पोजीशन को चैलेंज कर रहा है। वे देखते हैं कि चेंदू शांत दिखता है लेकिन बहुत घमंड से काम करता है। अच्छी स्किल्स के बावजूद चेंदू की लाइफ इंटेंसिटी दूसरे एलीट स्टूडेंट्स के मुकाबले बहुत कम है, जिससे टॉप 10 चैलेंज नामुमकिन लगता है। चेंदू कमेंट्स को इग्नोर करता है और आगे बढ़ जाता है। वह मन ही मन सोचता है कि 10वीं जगह के लिए रिसोर्स रिवॉर्ड 11वीं जगह के रिवॉर्ड से 50% ज्यादा है। चेंदू अपनी प्रैक्टिस तलवार पकड़ता है और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ आगे देखता है। वह सीट जीतने के रिवॉर्ड्स के बारे में सोचता है। ओंगहू हंसता है और एक बड़ा काला हथौड़ा पकड़ता है। वह चेंदू से कहता है कि अपने फैसले पर पछतावा न करे। चेंदू बहुत बड़े स्टूडेंट के सामने खड़ा होता है और पूछता है कि क्या वह 10वीं रैंक पर है। ओंगहू एक बड़ी दांतेदार मुस्कान के साथ कंफर्म करता है और चेंदू से कहता है कि वह अनलकी है। टीचर पंग से कहता है कि वह अपना प्रोटेक्टिव गियर पहने और एरिना में एंटर करे। टीचर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है। वह मन ही मन सोच रहा है कि चेंदू बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो रहा है और हारना उसके लिए सीखने का एक अच्छा अनुभव होगा। दोनों स्टूडेंट बड़े कॉम्बैट एरिना के बीच में आते हैं। मैच शुरू होता है। चंदू शांत दिखता है जबकि पैंगहू घमंड से मुस्कुराता है।